तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर वेट कर लिया हमने उन बच्चों का। अब अगर कोई और आया तो ज्वाइन कर लेगा। और वैसे भी जो कॉल है, लेक्चर है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर किसी ने मिस कर दिया तो जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे जाएगा, उसको वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी डेल्टा मॉड्यूलेशन। मैं भी आप लोगों के साथ जो स्क्रीन है वो शेयर कर दूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? आई होप दिखाई दे रही है आप लोगों को यस स्क्रीन। सर, दिखाई दे रही है। यस सर। ठीक है, सही है। हम असल में जो डेल्टा मॉड्यूलेशन देख रहे थे, और डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर ये था कि आप जो अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें ये था कि अगर आपके पास डिजिटल डेटा हो जीरो और वंस की फॉर्म में, तो उसको आप डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। जिसके लिए हमने वो जो लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, फिर स्क्रैम्बलिंग जो टेक्निक्स थी, फिर लाइन कोडिंग के अंदर काफ़ी सारे तरीके थे, वो हमने देखे थे। उसके बाद फिर हमने देखा था लास्ट वीक कि अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले हमने देखा था डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन। फिर लास्ट वीक हमने देखा था एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्जन। तो उसके लिए हमने दो तरीके देखे थे, वो जो दो मॉड्यूलेशन थी, एक पीसीएम थी, एक डीएम थी। पीसीएम का मतलब था पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और सेकंड थी डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आप वो सैम्पलिंग करते हैं, फिर क्वांटाइजेशन करते हैं, फिर आप एनकोडिंग करते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर ये कुछ सैम्पलिंग वाला कुछ नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ आप ये देखते हैं कि हर दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में जो चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव या नेगेटिव उस हिसाब से फिर आप उसको जो वैल्यूज है वो 0 या फिर 1 असाइन करते हैं उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर। अब वो 0 1 असल में जो आप ये बता रही होती है कि इस टाइम पे जो डेटा जो जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच दो सर्टेन जो एम्पलीट्यूड है उनके बीच में जो डिफरेंस है। अब आपको पता है कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसका मतलब है सिग्नल का उस खास टाइम पे वोल्टेज कि कितने वोल्ट्स हैं उसके अंदर। तो अगर हम दो डिफरेंट टाइम्स पे जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज हैं या वोल्ट्स हैं जो सिग्नल के, उसका डिफरेंस दें तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो अब जितना उसका वोल्ट डिफरेंस होगा, इसका मतलब है जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में उतना ज़्यादा फर्क आया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अगर तो सिग्नल का जो वोल्टेज जो जो वोल्टेज है, जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा हो, ऊपर जा रहा हो, तो ये स्लाइड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अगर उसका वोल्ट जो उसका एम्पलीट्यूड है वो ऊपर जा रहा हो ऐसे करके, तो फिर इसका मतलब है अगर आप इस वैल्यू में से ये माइनस करेंगे वोल्टेज में या एम्पलीट्यूड में, तो आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब है आप उसको 1 वैल्यू साइन करेंगे। और जब आपका जो आपकी जो वोल्टेज वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है, अभी जो सिग्नल आपका है उसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आ रही हो, इंक्लिनेशन आ रही हो, तो इन दैट केस उनको आप 0 0 0 करते हैं साइन। तो जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है वो असल में ये देखती है कि आपका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसमें चेंज कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है फिर नेगेटिव आ रही है। तो उस हिसाब से आप उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। चलो, ये तो रिकैप था पिछले लेक्चर्स का। आज हम पढ़ेंगे जब आप जो आपका सिग्नल है, जो आपका डेटा है, जब आप उसको ट्रांसमिट करते हैं किसी भी मीडिया के ऊपर, तो उसकी जो ट्रांसमिशन है उसको कैसे करते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक है पैरेलल मोड ट्रांसमिशन, एक है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अब पैरेलल और सीरियल के नाम भी आपको बता रहे हैं ये क्या चीजें हैं। कि पैरेलल में आप जो मल्टीपल बिट्स हैं उनको इन पैरेलल एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करते हैं। और सीरियल में क्या होता है, सीरियल के अंदर आप एक बिट बाय बिट, एक बिट के बाद दूसरी बिट, फिर उसके बाद तीसरी बिट, फिर उसके बाद फोर्थ बिट आप ट्रांसमिट करते हैं।
अब जो मेजर दो जो तरीके हैं वो पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन है। अब सीरियल ट्रांसमिशन में भी आगे के 3 तरीके हैं, एक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एक है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, फिर थर्ड है आइसोक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। तो इन सबको हम बार-बार देखते हैं। अब सबसे पहले है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल का नाम बता रहा है कि इसमें आप जो बिट्स है वो इन पैरेलल सेंड करते हैं। यहाँ डायग्राम भी आपको दिखाई दे रही है। अ ग्रुप ऑफ n बिट्स इज सेंड एट द सेम टाइम, कि आपके n लेट से 5 है, 8 है, 16 है, जितनी मर्जी आप डिसाइड कर लें, वो n बिट्स का है। लेट से इन दिस केस यहाँ पे उसने 8 बिट्स ली हैं, कि क्योंकि वो 8 बिट का एक बाइट बन गया इसलिए कि उस जो 8 बिट्स हैं वो एट द सेम टाइम आप सब बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब कंसेप्ट, जब आप 8 बिट्स को एट द सेम टाइम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो कंसेप्ट 8 बिट्स है, तो बिट्स का मतलब है हर एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास के डिफरेंट वायर होने चाहिए। तो कंसेप्चुअली n वायर्स, अगर आपने n बिट्स ट्रांसमिट करनी है एट द सेम टाइम, तो conceptually n wires are used to send a group of n bits at one time। कि अगर आपने ये जो लेट्स से यहाँ पे 8 बिट्स दी हैं, अगर आपने 8 बिट्स एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करनी है, सेंड करनी है, तो इसका मतलब है हर एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक वायर, एक तार की जरूरत होगी। तो इसका मतलब है जब 8 बिट्स है, इट मींस वी नीड 8 वायर्स टू ट्रांसमिट these 8 bits in parallel। So all n bits of the same group मेरा ख्याल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर या असेंबली पढ़ी नहीं पढ़ी, आई डोंट नो। अगर आप पढ़ी होती तो आपको भी उसका बेहतर आइडिया होता कि क्लॉक टिक का मतलब क्या है। सादल फॉर्म एक एक्शन परफॉर्म होता है। शायद कभी आपने सुना हो कि जो डिफरेंट जब भी आपसे इंस्ट्रक्शन को, जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो उसके डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले आप जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करते हैं मेमोरी से, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि फैच करते हैं, फिर आप उसको डिकोड करते हैं कि करना क्या है। इंस्ट्रक्शन फैच कर ली, अब आप लोग ये देखते हैं करना क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, उसको डिकोड करते हैं। डिकोड के बाद फिर आप एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर आप जो उसका रिजल्ट आता है ना, आप उसको मेमोरी में राइट बैक करते हैं। उस टाइम बेटा मैं माइक म्यूट करें, यार आप लोगों में जब भी कोई बच्चा है ना, तो पढ़ने पर अपना माइक खुद ही म्यूट कर लिया करें, ठीक है। अब वो जो ये जो 4 प्रोसेस हो रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, फिर उसको आपने राइट जो उसका रिजल्ट है वो राइट बैक करना है। हर एक जो काम है वो एक क्लॉक साइकिल में होता है। जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो फिर आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो एक क्लॉक टिक क्या है, ये इससे मैंने आपको ये बता दी क्लॉक टिक का मतलब क्या है या क्लॉक टिक में क्या होता है। तो एक जो क्लॉक साइकिल है या क्लॉक पल्स है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये सारी आपका जो पूरा पूरा ग्रुप है n बिट्स का, या इन दिस केस 8 बिट्स का, ये सारा ग्रुप एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर ट्रांसमिट होगा। अब डेफिनेटली यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब आप 8 बिट्स को एट सेम टाइम करें, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डेटा रेट है, तो ट्रांसफर स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। तो ट्रांसफर स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ n इन पैरेलल ट्रांसमिशन। कि अगर आप पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन अगर आप कंपैरिजन करें, तो जो पैरेलल ट्रांसमिशन है उसकी जो ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो सीरियल से n टाइम्स ज्यादा होगी। अब n का मतलब है कि आपके उस ग्रुप के अंदर कितनी बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से, या इस डायग्राम के अंदर हमारे पास इस ग्रुप के अंदर 8 बिट्स है ना, तो इसका मतलब है इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सेंडर से रिसीवर की तरफ जो ट्रांसफर स्पीड है वो
8 गुना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन। अब सीरियल में क्या होता है, सीरियल में पहले आपकी ये बिट जाएगी, फिर एक ही तार पे, फिर उसको ये बिट भेजेंगे, फिर ये बिट भेजेंगे, फिर वन बिट बाय वन बिट आप सीरियल में ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन पैरेलल में आप के पास जो n या 8 वायर्स हैं, हर वायर के ऊपर आप एक एक बिट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। तो इसलिए जो डेटा रेट है उसका वो बढ़ जाता है। अब जब आप अच्छी ट्रांसफर स्पीड ले रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इट कम एट अ कॉस्ट। जवाब बेटा जो बच्चा जा रहा है उसका माइक अनम्यूट कर दिया, ऐसे ठीक है, सही है। जब आपने अच्छी स्पीड आ रही है ना, तो इसका मतलब फिर आप उसको अच्छी स्पीड को जब आप गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आपको एक कॉस्ट की बेस पे आएगी ना। Transfer speed is increased by a factor of n in a parallel transmission, but at the same time, it can increase implementation cost. क्यों? कि जहां आपके पास एक वायर होनी थी, अब एक वायर की बजाय आपने आठ वायर्स, अगर आपने 8 बिट्स भेजनी है इन पैरेलल, अगर आपने 8 बिट्स सॉरी भेजनी है, 8 वायर्स तब होंगी जब आपने 8 बिट्स इन द सेम टाइम भेजनी है। अगर आपने एट द सेम टाइम 8 बिट्स से ज्यादा ट्रांसमिट करनी है, फिर क्या होगा, फिर जितनी ज्यादा बिट्स आप एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करना चाहेंगे, उतनी ही डिफरेंट वायर्स आपको लेनी पड़ेंगी, आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, डिप्लॉय करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप चाहते हैं कि हमारे पास जो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो 16 टाइम्स ज्यादा हो। मतलब ये कि हम अब आज भी है 16 बिट्स एट द सेम टाइम, एक क्लॉक टिक में, एक क्लॉक साइकिल एपल्स में हम 16 बिट्स ट्रांसमिट सेंड कर सके। तो इन दैट केस क्या होगा, फिर हमारे पास 16 डिफरेंट वायर्स होनी चाहिए। अब देखिए ना, स्पीड बढ़ रही है हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने की, लेकिन एट द सेम टाइम जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है पैरेलल में वो भी बढ़ेगी। तो देखिए ये एक ना एक ट्रेड होता है कि आपको क्या अच्छा चाहिए, कि आपकी कितनी क्या लेके कॉस्ट आप कर सकते हैं, और आपको जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो कितनी आपको चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आपने बैलेंस रखना होता है जब आप इस तरह का कोई सिस्टम डिप्लॉय करते हैं। तो एक मिनट आप कॉल होल्ड कीजिएगा। चलो जी, हमने ये दिखा भी कि पैरेलल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल ट्रांसमिशन हमने ये देख लिया कि
अगर आपको अच्छी डेटा ट्रांसफर स्पीड चाहिए तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि जो सीरियल ट्रांसमिशन है वो क्या होती है। जो सीरियल ट्रांसमिशन है वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब सीरियल के अंदर जो सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल ट्रांसमिशन है, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या करेंगे आप, एक बिट, हर बिट को इंडिविजुअली सेंड करेंगे। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड इंडिविजुअली, कि आपके पास एक ही लिंक है, उस एक लिंक के ऊपर आप एक एक बिट करके सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये देख रहे हैं आप, ये अगर सेंडर के पास ये बिट स्ट्रीम है, ये दिखाई दे रही है आपको, और ये आपके पास एक ही वायर है, तो क्या होगा, पहले जो ये 0 है ये जाएगा, ट्रांसमिट होगा, फिर उसके बाद जो ये 1 आ रहा है ये ट्रांसमिट होगा, फिर ये 0 जाएगा, फिर ये 0 जाएगा, फिर ये नेक्स्ट 0 जाएगा, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0 जाएगा। तो देखिए आप इसके अंदर सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर जो बिट्स हैं वो सीरियली 1 बाई 1 बिट करके वो ट्रांसमिट हो रही है। अब only one communication channel is required in this scheme, reduces the cost of transmission over parallel। अब वो जो इस सिस्टम को डिप्लॉय करने की जो कॉस्ट है ना, इसके अंदर वो कम है एज कंपेयर टू पैरेलल जो था ट्रांसमिशन, क्योंकि उसके अंदर 8 वायर्स थी, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वायर है। लेकिन मसला ये है कि ये उसी हिसाब से जो उसकी स्पीड है ना ट्रांसमिशन की, डेटा ट्रांसफर रेट, वो भी उस हिसाब से कम कर देगा पैरेलल के अकॉर्डिंग, पैरेलल ट्रांसमिशन के अगेंस्ट। क्योंकि पैरेलल में देखिए जरा, अब चेक करें, ये 8 बिट्स सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर लगे हैं 8 क्लॉक पल्सेस। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 1 क्लॉक पल्स मींस 1 सेकंड फॉर एग्जांपल। वैसे होता नहीं, क्योंकि प्रोसेसर की क्लॉक पल्स है वो नैनो सेकंड में इस तरह होती है, जबकि कुछ सेकंड के अंदर होती है। तो खैर लेट्स अज्यूम कि 1 क्लॉक पल्स मींस 1 सेकंड। अब इस केस में क्या होगा कि एक क्लॉक पल्स में ये बिट गई, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये बिट, फिर ये बिट। अब इसका मतलब है इन 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए वी टुक 8 सेकंड्स सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर, वी टुक 8 सेकंड्स टू ट्रांसमिट दीज जस्ट 8 बिट्स। अब अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल के अंदर रहते हैं, तो ये जो 8 बिट्स हैं ये 8 वायर्स के ऊपर जा रही हैं, और ये सब की सब जो ट्रांसमिशन है ये एक ही क्लॉक पल्स के अंदर होगी। इसका मतलब है ये जो 8 बिट्स हैं ये 1 सेकंड में ट्रांसमिट होंगी। अब चेक करो सीरियल के अंदर क्या था, 1 सेकंड में 1 बिट ट्रांसमिट होती थी, तो इसका मतलब है 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए वो टुक 8 सेकंड्स। लेकिन यहाँ पे 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए वो टुक जस्ट 1 सेकंड। अब चेक करें स्पीड है उसका भी फर्क, लेकिन साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है उसका भी फर्क। अब अगर यहाँ पे हम देखें, सीरियल में हमने 8 सेकंड्स में जस्ट 8 बिट्स की हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरेलल की बात करें तो 8 बिट्स में भला हम लोग, सॉरी 8 सेकंड्स में भला हम लोग कितनी बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो सुनैन जट बताए कि अगर लेट्स से ये मॉडल हमारे पास है कि हम 1 सेकंड के अंदर 8 बिट्स ट्रांसमिट कर सकें, तो फिर आप मुझे बेटा ये बताएं कि 8 सेकंड्स में फिर हम कितनी बिट्स ट्रांसमिट कर पाएंगे? हुसनैन 64 सर। 64 बिल्कुल, क्योंकि जब हम 1 सेकंड में 8 बिट्स कर रहे हैं, 2 सेकंड में 16 हो जाएंगी, 3 में 24, इस तरह 8 सेकंड के अंदर वो 64 बिट्स हो जाएंगी। अब चेक करें पैरेलल के अंदर 8 सेकंड्स में, इन 8 सेकंड्स वी कैन ट्रांसफर 64 बिट्स, लेकिन सीरियल के अंदर 8 सेकंड्स में सिर्फ 8 बिट्स ही ट्रांसमिट होगी। अब देखिए जरा वो जो स्पीड है, जो डेटा ट्रांसफर रेट या स्पीड जो कुछ कहने वो है, वो सीरियल में 8 टाइम्स कम हो गया पैरेलल की निस्बत। लेकिन साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, यहाँ पे 8 वायर्स थी लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल वायर है। एट द सेम टाइम जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है
जो उसकी डिप्लॉय करने के सिस्टम को, वो भी 8 गुना कम हो जाएगी। सही हो गया। अब जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसके आगे फर्दर 3 वे हैं कि 3 तरह से अकर करती है। एक है तरीका एसिंक्रोनस मोड, एक है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एक है आइसोक्रोनस। 3 तरीके हैं सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ये भी हम देखते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब एसिंक्रोनस असल में ये होता है कि जो बिट्स हैं वो जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रही हैं, अब उसके अंदर कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी सिंक्रोनस या सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड जहां पे भी आएगा, आप ये समझ आइएगा कि उस केस के अंदर जो टाइमिंग है वो इन्वॉल्व है। मतलब ये कि जो सेंडर और रिसीवर है ना, उनकी जो क्लॉक्स हैं, जो टाइमर्स हैं वो इन्वॉल्व है, और सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे का साथ सिंक्रोनाइज्ड है। उनको पता है कि अभी ये आ रहा है, अभी ये जा रहा है। लेकिन एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई टाइम दोनों के अंदर नहीं इन्वॉल्व। ठीक है, एसिंक्रोनस मोड के अंदर information is in asynchronous transmission, information is received and translated by agreed upon bit patterns in the form of small groups। कि जो सेंडर और रिसीवर है वो पहले उन्होंने एक बिट पैटर्न पे एग्री किया होगा कि भाई इतनी बिट्स आप मुझे सेंड करेंगे हर टाइम, हर चंक के अंदर। कि आप एक स्मॉल ग्रुप है, आप जो बिट्स भेजेंगे वो स्मॉल ग्रुप में भेजेंगे, और हर ग्रुप के अंदर इतनी बिट्स होंगी। जैसे हर ग्रुप के अंदर 8 बिट्स होंगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो सेंडर और रिसीवर है उन्होंने पहले एग्री कर लिया कि भाई जो सेंडर है वो रिसीवर को 8 बिट्स के ग्रुप बना के भेजेगा। Without synchronization, receiver cannot use timing to predict when the next bit pattern will arrive। अब चूंकि दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो इसके लिए जो रिसीवर है वो ये नहीं जान पाएगा कि भाई अब इस टाइम पे नेक्स्ट बिट पैटर्न आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, टाइमिंग नहीं इन्वॉल्व, तो अब ये बताने के लिए रिसीवर को कि भाई अब नया बिट पैटर्न आ रहा है, ये उसको इन्फॉर्म करने के रिसीवर को ये बताने के लिए कि भाई अब तेरे पास है जो बिट्स, जो ग्रुप है बिट पैटर्न्स का, वो नया ग्रुप आ रहा है। ये बताने के लिए भी a start bit is added at the beginning of each group या बाइट कह ले। ठीक है, और यूजुअली वो बिट 0 होती है। अब इसके साथ आपने ये भी बताना है उसको, रिसीवर को, अब जो ये ग्रुप था ये कंप्लीट हो गया बिट्स का, तो उसके लिए फिर आप स्टॉप बिट्स भी एंड करते हैं उस ग्रुप के एंड पे। वन और मोर स्टॉप बिट्स आर अपेंडेड। अपेंड का मतलब था उसके एंड पे जाके जोड़ देना, लगा देना। वन और मोर स्टॉप बिट्स आर अपेंडेड टू द एंड ऑफ द बाइट टू लेट द रिसीवर नो दैट बाइट इज फिनिश्ड। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर आपका जो ग्रुप है, जो आपका स्मॉल ग्रुप है बिट पैटर्न्स का, लेट्स से उस ग्रुप के अंदर 8 बिट्स हैं। ठीक, कि आप जो रिसीवर है, सेंडर रिसीवर को 8 बिट्स के ग्रुप भेज रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स, लेकिन उसके साथ साथ मैं कह रहा था कि आप जो दोनों ने एग्री किया, सेंडर रिसीवर ने, कभी 8 बिट्स के ग्रुप्स आएंगे, लेकिन अब चूंकि दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए जो सेंडर है उसने रिसीवर को बताना किस तरीके, इन्फॉर्म करना किस तरीके से कि भाई अब ये जो 8 बिट्स आ रही हैं, ये डेटा की बिट्स आ रही हैं, तो क्या करेगा वो हर 8 बिट का ग्रुप उसके स्टार्ट पे एक स्टार्ट बिट ऐड कर देगा जो कि 0 होगी। लेकिन फिर जब वो 8
पहली बिट ये जाएगी 0, फिर उसके बाद डेटा की 8 बिट्स जाएंगी, फिर उसके बाद लेट्स से 1 स्टॉप बिट जाएगी उन 8 बिट्स के बाद, जो कि लेट्स से 1 होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका मतलब है इन टोटल जो सेंडर है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जो सेंडर है वो एक ग्रुप को या 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिसीवर तक वो इन एक्चुअल 10 बिट्स भेजेगा। 8 बिट्स लेट्स से ये यहाँ डायग्राम है, चेक करें कि अब पहली बात तो ये सीरियल ट्रांसमिशन है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, आइसोक्रोनस ये तीनों टाइप्स है, ये सीरियल के अंदर आती हैं। अब क्या होगा, एक ही वायर है, अब एक ही वायर के ऊपर क्या होगा, जो सेंडर है जब उसने सबसे पहले वो भेजेगा स्टार्ट बिट, जैसे एक ब्लॉक ये है, ग्रुप ये है, फिर ग्रुप है जो जा रहा है। अब हर ग्रुप के अंदर जो पहले जाएगी वो जाएगी स्टार्ट बिट जो कि 0 है। अब वो स्टार्ट बिट के बाद फिर जो डेटा की 8 बिट्स हैं वो जाएंगी, ट्रांसमिट होंगी। अब जब वो डेटा की 8 बिट्स ट्रांसमिट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जो सेंडर है उसने रिसीवर को ये बताना है कि भाई अब ये जो लास्ट बिट है 10वीं बिट स्टॉप बिट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक जो डेटा का ग्रुप है एक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, नोट करें कि 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए इन एक्चुअल जो सेंडर है वो रिसीवर को 10 बिट्स भेज रहा है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हो 5 बाइट्स, लेट्स से 40 बिट्स, ठीक है। अब जब सेंडर ने 40 बिट्स रिसीवर को भेजनी हो थ्रू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, तो इन एक्चुअल कितनी बिट्स वो ट्रांसमिट करेगा एसिंक्रोनस मोड के अकॉर्डिंगली, ये मुझे बताएगा जवाद, मोहम्मद जवाद। क्वेश्चन उत्तर ये है, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, बेटा का माइक ओपन कर लें जवाब, कि अगर हम एसिंक्रोनस मोड यूज कर रहे हैं और हर बिट, हर जो हमारे पास जो लेट्स हर ग्रुप के अंदर 8 बिट्स हैं, 1 बाइट है, और हमने 5 बाइट्स या लेट्स से 40 बिट्स सेंडर ने रिसीवर को भेजने हैं, तो अब इन एक्चुअल टोटल बिट्स कितनी ट्रांसमिट होंगी along with start bit and stop bit? जवाब बेटे माइक म्यूट है आपका। सर ये टोटल फिर 50 होंगे बिट्स। बिल्कुल, टोटल 50 बिट्स ट्रांसमिट होंगी। अब वो कैसे, जवाब अभी ये भी बताएंगे वो कैसे। सर ये हर ग्रुप में 8 बिट्स होती है ना, एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट लगा देंगे तो 10 हो जाएंगी, यानी कि एक ग्रुप के साथ 10 बिट्स आएंगी। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 है। बिल्कुल, तो ठीक है, सही है, वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पास 40 बिट्स है, मतलब हमारे पास 5 बाइट्स हैं जो सेंडर ने रिसीवर को भेजने हैं, 5 बाइट्स। अब 5 बाइट्स, हर बाइट के साथ एक स्टार्ट बिट लगेगी और साथ उसके एंड पे एक स्टॉप बिट आएगी। तो इसका मतलब है हर बाइट के साथ 2-2 एक्स्ट्रा बिट्स लगेंगी। अब हमारे पास 5 बाइट है तो हर बाइट के साथ 2 एक्स्ट्रा बिट्स लगेंगे, तो इसका मतलब है 10, 5 × 2 10 बिट्स एक्स्ट्रा लगेंगी 5 बाइट्स के साथ। तो 40 बिट्स प्लस दीज 10 बिट्स, ये हमारे पास बन जाएंगी 50 बिट्स। इसका मतलब है कि जो सेंडर है वो रिसीवर को इन एक्चुअल 40 बिट्स नहीं 50 बिट्स ट्रांसमिट करेगा इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर, कि 40 बिट्स ट्रांसमिट करने के लिए सेंडर विल हैव टू ट्रांसमिट इन एक्चुअल 50 बिट्स। सही हो गया, ये है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। उसके बाद है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का नाम बता रहा है कि यहाँ पे जो टाइमिंग है, जो क्लॉक पल्स है वो इन्वॉल्व होती है सिंक्रोनस मोड के अंदर। A bit string is combined into large groups called frames. अब यहाँ पे एसिंक्रोनस मोड के अंदर भी हमने बिट्स के
कहने के ना ग्रुप्स बनाए थे बिट पैटर्न्स, लेट्स 8 बिट्स के, लेकिन फिर उनके साथ हमने स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट भी ऐड की थी। यहाँ पे भी हम बिट्स के लार्ज ग्रुप्स बनाएंगे और उनको कहेंगे फ्रेम्स, लेकिन यूजुअली ये एक एक बाइट के नहीं होंगे, ये उससे बड़े होंगे फ्रेम्स जो है। जो फ्रेम साइज है उसका साइज, फ्रेम का हर फ्रेम का साइज 8 बिट्स नहीं होगा बल्कि उससे ज़्यादा बिट्स होगा। तो आपकी जो बिट स्ट्रीम आ रही है सेंटर के पास, तो क्या करेगा, हर उस बिट स्ट्रीम को बड़े बड़े फ्रेम्स में डिवाइड कर लेगा। अब ईच बाइट इज इंट्रोड्यूसिंग ऑन टू द ट्रांसमिशन लिंक विदाउट अब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट भी थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट स्टार्ट बिट आने से पहले एक शॉर्ट गैप भी था। एसिंक्रोनस मोड के अंदर सेंडर ने लेट्स से ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये लेट्स से जो आपका सेकंड फ्रेम बाइट था वो गया, ये पहले 0 बिट गई स्टार्ट बिट, फिर ये 1 1 1 0 1 0 0 0, फिर ये स्टॉप बिट गई। अब जब स्टॉप बिट गई तो इसका मतलब है रिसीवर ये समझेगा कि अच्छा अब यहाँ पे जो ये डेटा एलिमेंट है ये बाइट पूरा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद एक शॉर्ट गैप होगा, उसके बाद शॉर्ट गैप आएगा, शॉर्ट डिले आएगा, डिले के बाद फिर ये जो सेंटर है ये नेक्स्ट स्टार्ट बिट ट्रांसमिट करेगा 0, फिर ये डेटा 1 बाइट, फिर ये स्टॉप बिट, फिर उसके बाद एक शॉर्ट गैप, शॉर्ट डिले, फिर ये स्टार्ट बिट, ये बाइट, फिर आगे स्टॉप बिट, इस तरह करके। तो इसका मतलब है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स जा रहे हैं, जो बाइट्स जा रहे हैं, हर बाइट की जो नेक्स्ट बाइट क्या है उसकी स्टॉप बिट और अभी जो पिछला बाइट आ रहा है उसकी स्टार्ट बिट के बीच में एक शॉर्ट डिले होगा या उसमें क्या लें गैप होगा। ठीक हो गया। लेकिन आपका जो है ना ये सिंक्रोनस मोड, उसमें ये चीज नहीं है। Each byte is introduced onto the transmission link without a gap, कि उसके अंदर कोई गैप नहीं है between it and the next one, कि यहाँ पे बाइट्स के बीच में गैप्स थे, यहाँ पे बाइट्स के बीच में गैप्स नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब जब वो क्योंकि गैप कोई नहीं है उसके अंदर, यहाँ पे जो गैप है ना वो रिसीवर के लिए बता रहा था कि भाई अब ठीक है, अब हमारे पास 1 मिनट हो गया तो अब नेक्स्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गैप नहीं है इसलिए जो रिसीवर है उसको कोई नहीं पता कि कब एक नया पैटर्न जो फ्रेम है वो स्टार्ट हुआ कब स्टॉप हुआ है। अब ये सारे का सारा बोथ ऑफ देम रिसीवर एंड सेंडर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। उस सिंक्रोनाइजेशन की बेस पे ही जो रिसीवर है वो ये जज करेगा कि भाई अब यहाँ पे एक फ्रेम आ गया, अब नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट होगा। जी उसका क्वेश्चन पूछे सर। वो लास्ट वाली स्लाइड में जो आपने डाटा सेंड किया सर, वो डाटा कैसे चेंज हो गया? सर हमारे इधर पास डाटा, यस सर। चेंज का मतलब सर डाटा हमारे पास 51011 है ना सर, और सर नीचे जो गैप के आगे सर जो डाटा सेंड किया वो डाटा 000101 है सर। आप जो ये बाइट आपको दिखाई दे रहा है डेटा, ये असल में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ इसको। ठीक है ना। अच्छा, आपको मेरा कर्सर, मेरा माउस दिखाई दे रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है, असल में ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये स्टॉप बिट है, ये डेटा, ये स्टार्ट बिट है, उन्होंने सिर्फ इसको बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन इस वाले बाइट को ना। ठीक है। तो और सर जो इसके साथ है, डेटा जी, और सर जो इसके साथ है वो वाला सर। ये वाला यस सर। इसे क्या हुआ? सर इस ये कहाँ से आया सर, ये कैसे बना है? बेटा जो असल में 0 हुआ ये था, मैं यार एक ना पेंट ओपन करता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है पेंट? ठीक है।
हुआ सर में ये कि ये आपका सेंडर है, अब यहाँ पे माउस के साथ ड्राइंग बड़ी गंदी हो सकती है, ठीक है। ये रिसीवर है हमारे पास। अब क्या होगा है, उस डायग्राम को देखते हैं, उस साथ चलते हैं हम। लेट्स रीयूम हमारे पास जो ये वन ये नहीं है, हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो सेंटर है वो 0 ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। मतलब ये कि अब एक बाइट जो है वो स्टार्ट होगा, जो उसकी स्टार्ट बिट है उसने वो भेज दी। फिर उसके बाद जो सेंटर है वो ये जो 111 है 0 1 0 भेजेगा। फिर उसके बाद वो 1 भेजेगा सेंटर, फिर 1, फिर 1, फिर 0, ठीक है। अब हर एक क्लॉक के साथ देखिए ना, ये जो 0 1 1 1 0 ये आगे शिफ्ट होते जाएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ टाइम के बाद ये 0 इधर आ जाएगा, फिर 1 1 1 0 और फिर आगे 1 0 0 1 0 0, फिर उसके बाद ये स्टॉप बिट, ठीक है। अब हर कुछ देर के बाद ये अब इधर आएगा, तो इसका मतलब है उसके बाद जो सेंडर है वो पीछे वाला जो बाइट है वो ट्रांसमिट सेंड करना स्टार्ट कर चुका होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब जब उसने ये भेज दी, अब स्लाइड आपको दिखाई नहीं दे रही है, अब जब उसके बाद ये भेजेगा तो फिर उसके बाद जो वो नेक्स्ट बाइट था ना, आप लोगों के पास स्लाइड रहती होंगी मेरा ख्याल है, फिर वो ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब जो नेक्स्ट बाइट की वो स्टार्ट बिट सेंड करेगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0 के बाद फिर वो 1 1 0, अब ये है असल में स्टार्ट बिट, ठीक है। अब 0 1 1 0, फिर पेंटा 1 1 1 1 1 1। अब ये हमारे पास इतना हो गया जो डेटा बिट्स है। फिर उसके बाद स्टॉप बिट, ये हमारे पास स्टॉप बिट आ गई 1, ठीक है। अब चेक करें क्योंकि ये सीरियली भेज रहा है, तो जैसे जैसे एक बिट ट्रांसमिट करेगा हर बिट आगे शिफ्ट होती जाएगी। अब ज़ाहिर है जो एक जो आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है, वायर है या फिर वायरलेस है, जो भी है, उसके ऊपर वो जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है जैसे जैसे पिछले बिट्स सेंड करता जाएगा, हर जो बिट है वो आगे आगे ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी स्पीड के ऊपर है कि किस टाइम पे कौन सी बिट कहाँ पे होगी। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपकी जब ये बिट्स यहाँ पहुँच जाएगी 0 1 1 1 0 1 0 0 फिर 1। अब देखिए ये आपकी स्टार्ट बिट है, ये आपकी स्टॉप बिट है। ये वही वाला डेटा है, बाइट है जो ये था में, मैं उसको अब आगे ले गया हूँ, ठीक है। अब जो ये वाला है तब ये यहाँ पहुँच जाएगा, जो ये वाला जो डेटा एलिमेंट है जी, आप उसकी स्टार्ट बिट होगी 1 1 0, फिर उसके बाद 1 1 1 1 1, ठीक है। ये डेटा एलिमेंट हो गया, उसके जो 8 बिट्स है। फिर उसके बाद जो ये 1 है ना स्टॉप बिट वाला, ये इधर आ जाएगा स्टॉप बिट। अब ये फिर स्टार्ट बिट है, ये फिर स्टॉप बिट है। मैं अब इनको जरा डिलीट कर दूं, ठीक हो गया। अब ओके, ये कम्युनिकेशन मीडियम आपका। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो बाइट है वो सेंड कर रहा होगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा। पहले उसकी स्टॉप बिट, पहले उसकी स्टार्ट बिट, फिर उसका जो डेटा एलिमेंट्स है पूरा बाइट, फिर उसकी स्टॉप बिट। इसी तरह उसके बाद वो जो भेजेगा सीरियल के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, वो पहले उसकी स्टार्ट बिट आएगी, फिर डेटा एलिमेंट आएगा, फिर उसकी स्टॉप बिट आएगी, ठीक हो गया ना। तो जो आप ये कहते हैं ये बाइट या जो डेटा कहाँ से आया है, ये सिर्फ में सीरियली कम्युनिकेट हो रहा है, सीरियली ट्रांसमिट हो रहा है, तो बिट बाय बिट भेजा सेंडर, तो इसलिए अभी वो वायर के ऊपर मौजूद है ना। लेकिन वो जो असल में एक्चुअली भेजा था वो कुछ टाइम पहले भेजा था उसने ना। Let me come back to slide. कि जो ये आया ना, जो ये आप पूछ रहे थे, ये इसमें जो उसने भेजा था वो कुछ देर पहले भेजा था, ठीक है। अभी उसको सेंड किए हुए, ट्रांसमिट की हो चुकी है, तो इसलिए अब ये यहाँ पहुंच गया।
तो ये उसके बाद भी काफी सारे जो बाइट्स हैं वो आ चुके हैं और ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक हो गया स्नेहा बच्चे, क्लियर है? जी उस टाइम बेटा क्वेश्चन क्लियर रहा आपका? यस सर, ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक हो गया। ये आगे आया सिंक्रोनस, ठीक हो गया। अब यहाँ भी है कि यहाँ पे क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे, तो यहाँ पे कोई ना ही स्टार्ट बिट है ना ही स्टॉप बिट है, क्योंकि एसिंक्रोनस के अंदर क्योंकि दोनों सेंडर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड नहीं थे, तो दोनों को सेंडर को रिसीवर को ये बताने के लिए कि अब ये बिट्स पैटर्न स्टार्ट हो रहा है या अब खत्म हो गया है, ये उसको इन्फॉर्म करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट्स ऐड की गई थी। लेकिन सिंक्रोनस के अंदर दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स हैं वो ऐड नहीं होंगी। ठीक हो गया। अब जो चूंकि दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, इसलिए जो रिसीवर है उसके लिए इजी होगा स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के बगैर ही ये जज करना कि भाई अब इतना फ्रेम आ गया, अब ये इतना फ्रेम आ गया। तो यहाँ पे आप जो बिट स्ट्रीम है उसको बड़े बड़े ब्लॉक्स में ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उन ग्रुप्स को बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है। Accuracy of the received information is completely dependent on the ability of the receiver to keep an accurate count of the received bits. अब ये जो आप चूंकि यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट्स नहीं है, तो अब जो रिसीवर है उस वो कितना लेट्स से उसके पास एबिलिटी है उन बिट्स को काउंट कर रिसीव करके काउंट करने की, ये उस सारी उसकी एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो बिट स्ट्रीम है 100% कह लें कि रिलायबली या एज इट इज रिसीवर के पास रिसीव हो, मतलब ये कि जो बिट स्ट्रीम जो बिट्स यहाँ पे सेंडर के पास है बिल्कुल वैसी की वैसी बिट्स ही रिसीवर के पास भी वो वैसी की वैसी स्ट्रीम बने। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जो रिसीवर है ये सब कुछ उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है उस डेटा को हैंडल करने की, क्योंकि जो बिट स्ट्रीम है वो कंटिन्यूसली आ रही है उसको कोई गैप नहीं आ रहा, उसको कोई डिले नहीं आ रहा। तो इसलिए अब वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी मेमोरी, ये सारा उसकी जो रिसोर्स है वो कितने हैं उसके पास, उनको हैंडल करने की असल में उसकी एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ इस सिनेरियो के अंदर ना ही स्टार्ट बिट है ना ही स्टॉप बिट है, तो इसका मतलब है कि जो डेटा ट्रांसफर है इसमें फास्टर होगा एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस मोड, कि फास्टर डेटा ट्रांसफर एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस मोड। ठीक हो गया। अब चेक फॉर जिससे मैंने अपने लास्ट एग्जांपल दिया, ठीक है। अब उन 50 बिट्स के अंदर अब उन 40 बिट्स रिसीवर तक पहुंचाने के लिए सेंडर 50 बिट्स ट्रांसमिट करेगा। अब उन 50 बिट्स में इन एक्चुअल डेटा के बिट्स हैं 40, ठीक है, और जो 10 बिट्स हैं वो एक्स्ट्रा एडिशनल बिट्स हैं। अब अगर सिंक्रोनस मोड हो तो क्या होगा, वो जो 10 बिट्स एक्स्ट्रा एडिशनल भेजी है ना, वही 10 बिट एक्स्ट्रा एडिशनल की बजाय जो सेंडर है वो उनकी बजाय डेटा बिट्स ओरिजिनल जो डेटा है वो सेंड कर सकता है। तो देखिए जरा इन दिस केस क्या होगा, जो डेटा रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये असल में है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कि इसके अंदर आपके जो पूरा पूरा फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर वी हैव सेवरल बाइट्स, वो आप ट्रांसमिट करेंगे। अब इस फ्रेम में चेक करें, हाँ, ये जो एक डिस्टिंक्शन बताई हुई है कि ये एक बाइट है ये एक बाइट है, असल में होता नहीं है। ये सिर्फ डायग्राम के अंदर आप लोगों को समझाने की कर सकता है कि चक्कर ये डिफरेंट बाइट्स आ रहे हैं, ये बाइट है, फिर यहाँ एक और चंद बाइट्स हैं, फिर ये बाइट है, फिर ये बाइट है। ये ग्रुप ऑफ बिट्स है जो मिलके एक फ्रेम बनाएगा। फिर ये फ्रेम था जिसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी रिसीवर के पास डिलीवर हो चुका है और बाकी भी डिलीवर हो रहा है। उसके बाद फिर ये फ्रेम है, उसके बाद फिर ये फ्रेम डिलीवर होगा, उसके बाद ये थर्ड फ्रेम जो है यहाँ दिखाया गया डायग्राम के अंदर, ये फ्रेम अभी तक पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं हुआ। कुछ बिट्स उसकी निकल गई हैं अभी सेंडर से
बाकी जो बिट्स हैं वो सेंडर अभी उनको ट्रांसमिट कर रहा है। सही हो गया। अब हमने सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर दो देख लीजिए, एक है एसिंक्रोनस मोड, एक है सिंक्रोनस मोड। अब जो थर्ड था वो था आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिनके अंदर हमारे जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल आपकी जो रियल टाइम ऑडियो वीडियो होती है ना, उसके अंदर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हमारी काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी जो टेलीविजन है, आपके जो टीवी चैनल है, लेट्स से जो आपको वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स और साथ के जो साउंड है, साउंड वेव्स, अब उन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो काम नहीं करती। कैसे? टीवी इमेजेस आर ब्रॉडकास्ट एट द रेट ऑफ 30 इमेजेस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जब 30 इमेजेस आपको दिखाई देंगे ना, तो फिर आपको रियल टाइम का एहसास होगा कि वाकई ये टीवी है, इसके अंदर जो जो पिक्चर्स है वो मूव कर रही हैं, बॉडीज मूव कर रही हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उसके अंदर। सो देव अब वो ही क्या, अब देखना असल में जो होती है वीडियो, वीडियो आप जब पढ़ेंगे ना इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स अपने फाइल में जाके, तो आप देखेंगे कि असल में जो वीडियो होती है, वीडियो भी असल के अंदर पिक्चर्स ही होती हैं, लेकिन पिक्चर्स टेकन एट वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट डिले होता है असल में। अब जो कार्टून आप देखते हैं, अब कार्टून में क्या होता है, असल में वो कार्टून के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होते हैं, और हर इमेज के अंदर वो जो उसकी होती है ना, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन वो डिफरेंट कर दी जाती है। अब उन इमेजेस को इतनी स्पीड से आपके सामने से पास करते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन असल में वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। वो डिफरेंट इमेजेस आपके सामने इतनी स्पीड से पास करते हैं कि आपको वो मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो असल में जो ये जो वीडियोस है उनके अंदर भी यही होता है। अब वीडियोस में उसको बोलते हैं फ्रेम्स, पिक्चर या फोटो की बजाय उसको फ्रेम बोलते हैं। अब हर फ्रेम आपके सामने इतनी तेजी से गुजारते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह इन फ्रेम या पिक्चर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है शायद वो मूव कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअली वो मूव नहीं कर रहे होते। वो डिफरेंट फ्रेम्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि शायद ये जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहे हैं। तो अब जो टेलीविजन के अंदर है, वो जो ब्रॉडकास्ट करते हैं असल में वो ब्रॉडकास्ट करते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड से आपको।
अच्छा, हम बात कर रहे थे उसकी टेलीविजन की एग्जांपल कि अगर जो टेलीविजन वाले एक सेकंड में 30 फ्रेम्स 30 इमेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, तो आप जो रिसीवर एंड पे जो टेलीविजन वाला देख रहा है उसको सेम फीलिंग लेने के लिए कि वाकई उसके अंदर टीवी के अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, उसको सेम रेट पे ही आई मीन एक सेकंड के अंदर एटलीस्ट 30 फ्रेम उसको मिलने चाहिए और उसको देखना चाहिए। अगर तो वो इससे कम फ्रेम उसको मिलते हैं तो क्या होगा, वो जो थी ना एक सेंसेशन रियलाइजेशन के इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उनके लिप्स हिल रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो फिर जो फीलिंग है वो नहीं आती। फिर शायद ऐसा लगता है कि डिफरेंट पिक्चर्स आ रही हैं, जिस तरह आपको ना वो बाज़ औक़ात टेलीविजन के अंदर कुछ ग्लिच आने लगते हैं, पिक्चर्स स्टिल कर जाती हैं, पिक्चर्स का स्टॉप हो जाती हैं, या फिर एक पिक्चर आ रही है थोड़ी देर बाद फिर एकदम ही चेंज हो जाएगी। और इस तरह आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप वीडियो कॉल करते हैं, चाहे स्काइप पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, अगर तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है ना, तो क्या होगा, आपकी जो वीडियो है इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, उसके अंदर काफ़ी ग्लिच आ रहे होंगे, वीडियो रुक रुक के आ रही होगी। उसका मतलब है कि जो फ्रेम्स आ रहे हैं वो प्रॉपरली सारे के सारे आप तक डिलीवर नहीं हो पाए। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस मोड है वो असल में इस चीज़ को क्या लेंगे ना प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं करता, क्योंकि सिंक्रोनस मोड के अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी गैप ना हो, कोई अनइवन गैप ना हो, लेकिन सिंक्रोनस मोड इसको प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं कर पाता। ओके, इन आइसोक्रोनस मोड्स, ये जो थर्ड मोड था ट्रांसमिशन, वी कैन नॉट हैव अनइवन गैप्स बिटवीन द फ्रेम्स, कि आपके जो फ्रेम्स हैं उनके अंदर जो गैप्स हैं वो कभी कम गैप है, कभी ज़्यादा गैप है, फिर कम गैप है। जब ऐसा होगा तो फिर आपको एक सेकंड में 30 फ्रेम्स फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल 30 फ्रेम्स आपको नहीं मिलेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमें फ्रेम्स मिल रहे हैं वो कांस्टेंट इंटरवल पे आए, उनके अंदर कोई भी जो गैप, अगर उनके अंदर लेट्स से अगर उनके अंदर गैप हैं भी तो वो गैप अनइवन ना हो। मतलब ये फॉर एग्जांपल ऐसे ये सिंक्रोनस मोड है, एक गैप ये है, एक गैप ये है, ये ना हो ये गैप थोड़ा कम हो, ये ज़्यादा हो, जो उसके बाद वाला गैप है वो कुछ और ज़्यादा हो, फिर उसके बाद वाला गैप कम हो, ये है अनइवन गैप्स, कि हर जो गैप की अमाउंट है वो डिफरेंट है। आइसोक्रोनस मोड द ट्रांसमिशन इट मेक्स श्योर कि वो जो गैप्स अगर हैं भी ना, तो वो गैप्स की जो क्या लें कि अमाउंट है, जो गैप्स की ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट हो, वो कम ज़्यादा ना हो। जिस क्योंकि अगर वो गैप्स की ड्यूरेशन कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो टीवी एग्जांपल में ली थी, उसके अंदर फिर जो रिसीवर है उसको टेलीविजन को जो फ्रेम्स हैं वो उसी रेट पे नहीं मिल पाएंगे। आई मीन जो हम कर रहे हैं एक सेकंड में 30 फ्रेम्स, वो उसको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो आइसोक्रोनस मोड ट्रांसमिशन है, इट मेक्स श्योर है कि आपके अंदर जो अनइवन गैप्स हैं फ्रेम्स के, वो उनके अंदर ना हो। अगर गैप्स अगर हैं भी तो वो इवन हो और इक्वल गैप्स हो। सही हो गया। अब यहाँ पे जी हमारा जो चैप्टर पूरा खत्म हो गया और आज का लेक्चर भी खत्म हो गया। मैं अब चैप्टर 5 स्टार्ट नहीं करने लगा। आल्दो चैप्टर 5 जो था वो था एनालॉग से अब डिजिटल से एनालॉग की तरफ कन्वर्जन। क्योंकि इस चैप्टर में बड़ा है कि आप पहले हमने देखा कि आपने डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था कि आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। अब उसका तरीका ये है कि एनालॉग सिग्नल को पहले आप वो जो दो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, पीसीएम या डीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन या फिर डेल्टा मॉड्यूलेशन, इन दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज करते हुए आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करें। फिर उस डिजिटल डेटा को आप वो जब हमारे पास लाइन कोडिंग टेक्निक थी, ब्लॉक कोडिंग थी, स्क्रैम्बलिंग थी, फिर लाइन कोडिंग के अंदर कुछ 4-5 टेक्निक्स थी, फिर आप उस डिजिटल डेटा को उनमें से कोई भी टेक्निक यूज करते हुए डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक हो गया। अब इस चैप्टर में हमने अब तक ये पढ़ा है। अब इससे जो आगे चैप्टर्स थे उसके अंदर से ये था, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नल हो तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट बैक इनटू एनालॉग सिग्नल।
लेकिन खैर हम वो नहीं पढ़ रहे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस लॉकडाउन ने कह लें कि काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस किया। लेकिन खैर हम जितना हमें पढ़ना था पढ़ लिया हमने, तो इतना ही है मेरी तरफ से आज के लिए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें। सर जी बेटा। सर जी हमने फीस भी जमा करवाई हुई है, लेकिन अभी तक पोर्टल ओपन ही नहीं कर रहे, अनब्लॉक ही नहीं कर रहे। पुत्र इसके बाद ये करते हैं, पहले लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें उत्तर। सर वो इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी का ही मसला आ रहा था कि पोर्टल भी अनब्लॉक नहीं हो रहा, फिर हमें पेपरों में मसला आएगा। अच्छा ठहर जाइए, वन मिनट तो पूछते हैं। मैं वन में वन नाम लूंगा, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे लेक्चर के बारे में। जो इस तरह के क्वेश्चन है वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? पहले है हसनैन जट, मतलब अभी जो मैं पूछ रहा हूँ लेक्चर के बारे में क्वेश्चन है पूछ रहे हैं, उसके बाद जो इस तरह के इश्यूज हैं वो हम बाद में देखते हैं। उसका मतलब क्वेश्चन है आपका लेक्चर के बारे में? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा। आकिब वकार, ओके बेटा। जवाब बेटा क्वेश्चन आपका भी? जी सर, मैंने पूछना था कि जो ट्रांसमिशन जो रेट होगा ये तो काफी कम नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि बिट्स और बाइट्स के थ्रू डाटा सेंड हो रहा है। आजकल तो किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स में होता है डाटा सेंड। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं सर मैं आप? सीरियल की? जी सर। सीरियल के अंदर वाकई ही ऐसे ही है, पैरेलल। लेकिन इसमें ना आप इसको वो मत देखें कि हम जो मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स पर सेकंड पे हम बात नहीं कर रहे, ठीक है? होता सब ये है कि आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है, फिर उसके बाद जो सीरियल ट्रांसमिशन में भी आप काफ़ी हाई रेट्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना? मेगाबिट्स गीगाबिट्स पर सेकंड तक भी आप सीरियल ट्रांसमिशन में अचीव कर सकते हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इसलिए अभी आप उस पर कंफ्यूज ना करें उस चीज़ की तरफ। हर जो ट्रांसमिशन मोड है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन मोड चेक करें, वो आपको बहुत अच्छे डेटा रेट्स देगा, लेकिन अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली दैट इज नॉट फिजिबल कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप लेट्स से आप चाहते हैं कि अब यहाँ से यूएसए तक आप पैरेलल ट्रांसमिशन करें, तो क्या यहाँ से यूएसए तक आप 8 वायर्स बिछाएंगे? पॉसिबल नहीं है नहीं पुत्र, सर, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है ना। अब लेट्स से यहाँ से यूएसए तक, या लेट्स से यहाँ से कराची से, अगर आप देखें ना अंडर सी सबमरीन जो केबल है, पता है इस चीज का कि समुद्र के अंदर जी केबल सर, बिछी हुई है। फाइबर। जी हाँ, सर। फाइबर ऑप्टिक केबल इतना। अब वो असल में देखा है तो एक ही फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है? एक ही वो छोटी सी ट्यूब है, उसके साथ जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये नहीं कि उन्होंने 8-10 फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए नहीं है, अब एक ही फाइबर ऑप्टिक है। अब उसके अंदर डेफिनेटली जो डेटा है वो सीरियली ही ट्रांसमिट हो रहा है, जा रहा है, ठीक है? लेकिन जा रहा है और बड़े अच्छे हाई रेट पर जा रहा है, सही है ना? तो इसलिए असल में जी जो सर। आपकी टेक्नोलॉजी है ना मतलब उस पे असर नहीं करता है डिपेंड ये। सही है सर। ठीक हो गया? जी और सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, फहद अली। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा। इतरत मंसूर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा। मोहम्मद अरसलान। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके बेटा। उसामा बिन हफीज। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा। आफाक। आफाक। ओके पुत्र। अदील लतीफ, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन? ओके पुत्र।